फरवरी की वो गर्म दोपहर इस बंगले की सब्ज बेलों को भी झुलसाए जा रही थी। लाउंज की खिड़की का बैरूनी शीशा सुनहरी रोशनी को मुनक्किस करता चमक रहा था। इस गर्म शीशे पे तुम अपना माथा टिका कर अंदर झांको तो डाइनिंग टेबल से सब उठकर अब लाउंज में आ बैठे थे। नुसरत अपने कमरे में जा चुकी थी। अब्बा फिक्रमंदी से कभी फारिस को देखते जो टांग पे टांग जमाए पुरसुकून सा बैठा था, और कभी जुमर को जो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। हुनैन और सैम सामने सोफे पे खामोश मगर मुस्तरब बैठे थे। सादी को घर आ जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? जुमर को बेबस सा गुस्सा आने लगा था। हाशिम सादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये वो पहला काम नहीं है जो वो करेगा। फारिस ने सेल फोन से चेहरा उठाकर नफ़ी में सर हिलाकर कहा। जुमर रुककर उसे देखने लगी। सब उसे देखने लगे। फिर वो क्या करेगा? फारिस ने टांग से टांग हटाई, एक बोर्ड मेज़ पे रखा, फिर कैंची सूरत दूसरा बोर्ड उसके ऊपर जमाया, ज़रा आरामदेह अंदाज में बैठा और मोबाइल दोनों हाथों में पकड़े टाइप करते हुए बोला। वो सबसे पहले अपने सबसे काबिल एतबार मुलाजमों और दोस्तों को इकट्ठा करेगा और जिन पे एतबार नहीं उनको निकाल देगा। अहमद शफी की तो आज छुट्टी। अच्छा फिर? हुनैन ने दिलचस्पी से पूछा। फिर ये कि वो अपने इत्तेहादियों और खुद अपने आप को ये बताएगा कि वो हारा नहीं है। एक लंबी तकरीर करेगा। मैं उसे बरसों से जानता हूँ, मैं उसके तरीक़ों से भी वाकिफ़ हूँ। वो वही काम करेगा जो वो हमेशा ऐसे मौक़ों पे करता आया है, दूसरे लोगों के साथ। ज़ाहिर है कज़न किसका है? जुमर कलस कर बोली थी। फारिस ने नज़रें उठाकर उसे देखा, फिर सर को तइदी अंदाज में खान दिया। फिर वो अपने मुलाजमों को हुक्म देगा कि यूसुफ ख़ानदान की 1 घंटे के अंदर अंदर कमर तोड़ दी जाए। फारिस के अल्फाज पे हुनैन की आंखें फैलीं। जुमर भी सीधी हुई। मगर कैसे फारिस? वो अपने बैंक के वफादारियों से हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ करवा देगा। उसके स्टेट बैंक में जितने दोस्त हैं इतने हमारे पूरी दुनिया में रिश्तेदार नहीं हैं। वो मोबाइल पे हाथ चलाते हुए आम से अंदाज में बता रहा था। हमारे बैंक अकाउंट्स? जुमर बेदम सी होकर सोफे पे गिरी। मेरी सारी सेविंग्स, अब्बा के पैसे सब बैंक में हैं। मैं इतनी जल्दी कैसे निकलवाऊंगी सब? खैर अब तक वो उन्हें फ्रीज कर चुके होंगे। फारिस ने शानें उचकाई। जुमर की रंगत जर्द पड़ने लगी। फारिस ने नज़र उठाकर उसे देखा। वैसे तो जुमर बीबी आप मुझे इस काबिल नहीं समझती, मगर थोड़ी बहुत अकल है मुझ में। मैंने हमारा सारा पैसा कुछ अरसा कबल चंद ऑफशोर कंपनीज बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया है। वो उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते। जुमर को अचंभा हुआ। मगर तुम मेरे बैंक अकाउंट्स को कैसे ऑपरेट कर सकते हो? तुम्हें मेरी पिन तक मालूम नहीं? फारिस ने इस बात में सर को खान दिया। बिल्कुल, आपकी पिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो मुझे कतई मालूम नहीं। हुनैन ने मुस्कुराहट छुपाने को चेहरा झुका लिया और अब्बा ने हंसी रोकने को चेहरा मोड़ लिया। अलबत्ता सैम के दांत निकल आए थे। जुमर के गाल गुलाबी पड़े। तनदेही से फारिस को देखकर बोली, मुझे अपनी एक एक पाई वापस चाहिए। अच्छा खैर मामू, अकाउंट्स फ्रीज करने की नाकाम कोशिश के बाद वो क्या करेगा? हना ने मौजू बदलना चाहा। वो हमें हमारे घर से बेदखल करके सड़क पे लाने की कोशिश करेगा। वो कैसे? वो हमारा घर खरीदना चाहेगा। हमारा घर? अगर उन्होंने हमारा घर खरीद लिया तो हम कहाँ जाएंगे? जुमर फिर से परेशान होने लगी। वो जितना खुद को पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश करती, इतनी मुस्तरब होती जा रही थी। जवाब में सब ने खामोशी से फारिस को देखा जो अपने सेल फोन को देख रहा था। हम यहीं रहेंगे क्योंकि मैं ये घर एक ऐसी शख्सियत के हाथों फरोख्त कर चुका हूँ जिनसे वो बात तक नहीं कर सकते फ़िलहाल। और साथ ही इन खातून का नाम बताया जिस तरह वो इतलात दे रहा था। और सैम और हुनैन दबी दबी मुस्कुराहट के साथ चेहरा छुपा लेते थे। चुड़ैल का खून खोल रहा था। खैर तुम्हारा वो डियर कज़न जो तुम्हारी वजह से हम सब के सरों पे मुसल्लत हुआ है, वो इसके बाद क्या करेगा तुम्हारे ख्याल में? तुम तो उसका जहन भी पढ़ सकते हो ना। आखिर हो तो तुम भी अति करदार। फारिस ने सर को तारीफी वसूली के अंदाज में खम दिया। थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। और ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी जब फारिस ने चेहरा उठाया, यूं जैसे कोई आहट सुनना चाह रहा हो। आगे उसने महफूज अंदाज में कहा, फिर सबकी नज़र मुंतजर देखकर बोला, किराए के गुंडे हमारे घर पे फायरिंग करने आ गए तो पुलिस को कॉल करो फारिस। वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो लोग हमारे घर पे हमला करेंगे तो हमें हिफाजत चाहिए होगी। हिफाजत का बंदोबस्त आपका ये बेकार जेल याफ्ता 2 लोगों का कातिल शोहर पहले ही कर चुका है। हालांकि उसके पास आप जैसी तेज़ ज़ुबान है ना जहानत व फतानत। वो बड़े अदब से बता रहा था।
जब वो लोग आएंगे तो इस कॉलोनी की 4 मुख्तलिफ छतों पर मौजूद लोग अपने तमाम अहम औजार और हथियार लेकर निकल आएंगे और इन हमला आवरों को शूट करेंगे, जिसके बाद वो हमारे घर पे फायरिंग नहीं कर सकेंगे। जुमर तो जुमर अब भी दंग रह गए। फारिस, ये तो खून खराबे वाली बात हुई। जुमर तेज़ी से खिड़की की तरफ लपकी और पर्दा हटाया। बाहर बालकनी की सड़क पे जीपें रुकती दिखाई दे रही थीं। उनकी खुली छतों से राइफलों और जदीद असला उठाते चंद हट्टे कट्टे अफराद साफ दिखाई देते थे। गेट और चारदीवारी छोटी थी, सो ये मंजर साफ वाज़ेह था। ऐसे मत करो फारिस, रोको इन लोगों को, ये गलत है। कोई मर गया तो कॉल करवाओ उन्हें, वो बेचैनी से बोली। उसी वक्त फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। दरख्तों से परिंदे एकदम से उड़े। खिड़की में खड़ी जुमर की रंगत फीकी पड़ी। फारिस, तुम अपने लोगों को मना करो, कोई गोली नहीं चलाएगा। ये लोग हवाई फायरिंग करके वापस चले जाएंगे। अब देर हो चुकी है, मैं शूटिंग का ऑर्डर दे चुका हूँ। वो लोग अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं और आप खिड़की से हट आइए। ये ना हो कि मैं तीसरी दफ़ा जेल चला जाऊँ। वो कदम कदम चलता उसके साथ आ खड़ा हुआ था। लाउंज में खूबज़दा सा सन्नाटा छा गया था। हुनैन और सैम की मुस्कुराहटें गायब हुई। अब्बा परेशान से हो गए थे और जुमर खिड़की की तरफ से हट नहीं रही थी। फारिस, उन पे जवाबी शूटिंग मत करवाओ, तुम इन लोगों को कॉल नहीं कर सकते। वो बेबसी भरे गुस्से से बोली। नज़रें सामने वाली छतों पे जमी थी और यकायक करीबी 2 छतों पे चंद लोग नमूदार हुए। जुमर का दिल जोर से धड़का। बाकी 2 छतें इस जगह से दिखाई न देती थी। उन्होंने बुलंद आवाज़ में कुछ कहते हुए नीचे से चंद हथियार उठाकर ऊपर किए और उनका निशाना जीप वाले घुसपैठियों की तरफ बांधा। जुमर धक से रह गई। उनके हाथों में असलहा नहीं था, उनके हाथों में जदीद फोटोग्राफी के आलात थे। वीडियो कैमरे, स्टिल कैमरे, माइक्स। कितनी कोई क्रिमिनल सोच रखती हैं आप जुमर बीबी। मैं तो फ़ोटो शूटिंग की बात कर रहा था, आप क्या समझी? वो अफसोस से कह रहा था। जुमर की शल नज़रें वहीं पे जमी थी। छतों पे इकट्ठे हुए रिपोर्टर्स इधर उधर फोटोग्राफी कर रहे थे, गोया लाइव कवरेज कर रहे हों। उनके अंदाजे गली में रुके खड़े असला उठाए दिन की रोशनी में बकाया कोई निकाब पहने कराए के गुंडों को बौखला दिया था। उन्होंने फाइटिंग रोक दी। चेहरा घुमाकर इधर उधर देखा, फिर हड़बड़ाहट सी मची। किसी ने नीचे होने को कहा, किसी ने अंदर बैठने को। टायर्स हरकत में आए। सड़क पर रगड़ने की तेज़ आवाज़ के साथ गाड़ियाँ जन से वापस हुईं। चंद लम्हों में वो गायब हो चुकी थी। ऐसी वारदातें अमूमन अफराधी मुजरमों से करवाई जाती हैं। फरारी किसी से नहीं डरता, ना पुलिस से, ना मासूम शहरियों से। वो सिर्फ किसी के साथ देख लिए जाने से डरता है। उस शख्स के दुश्मन जान जाएंगे कि वो किन लोगों के साथ आजकल रह रहा है। वो सिर्फ इसी बात से डरता है। और ये चंद नए रिपोर्टर्स जिनको अपना करियर बनाने के लिए एक चिटपटी खबर की तलाश थी, ये हर वक्त यहाँ मौजूद नहीं होंगे। मगर कारदार्स अब किसी को यहाँ भेजने का खतरा मोल नहीं लेंगे। हमें दोबारा डराने का मतलब होगा किसी को मज़ीद मशहूर करना। वो संजीदगी से कहता अब लाउंज में टहल रहा था। अब्बा कदरे पुरसुकून थे। हुनैन और सैम ने मुस्कुराती नज़रों का तबादला किया और जुमर लब पीछे संजीदा सी खड़ी हुई थी। 2 नंबर आदमी। अब क्या करेगा वो? जुमर फारिस के मुकाबिल आ खड़ी हुई और सीने पे बाजू लपेटे संजीदगी से पूछा। शायद कुछ छोटे मोटे काम। उसने शाने उठ गए, जैसे हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे करवाना, मीडिया में हमारे खिलाफ खबरें देना। मगर मैं वसूख से नहीं कह सकता कि वो ये सब करेगा। शायद वो खामोशी से इंतज़ार करना मुनासिब समझे। वो चाहेगा कि हम इल्ज़ाम लगाएं और पहल करें। और यहाँ पे मैं साथी और उसके इंसाफ वाले आइडियलिज़म से मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर हमें ही इल्ज़ाम लगाने में पहल करनी होगी। फारिस ने गहरी सांस ली और मोबाइल स्क्रीन उसके सामने की। मैं इतनी देर से इस वीडियो को मुख्तलिफ जगहों पे भेज रहा था। ये वीडियो सादी ने 2 रोज़ पहले बनाकर भेजी थी। मेरा नाम सादी यूसुफ है। पिछले आधे घंटे में उसके 2500 व्यूज़ आ चुके थे और जल्द ये टीवी पे होगी। स्क्रीन पे दूर से नज़र नहीं आया कि वो कौन सी वीडियो थी और फारिस ने मोबाइल वापस मोड़ लिया, मगर सब बेचैन हो गए थे। साथी घर क्यों नहीं आया? अभी तक दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ उसका। वो खफगी से बड़बड़ाया था। तो अब तुम्हारा डियर कज़न कोर्ट में जाने का इंतज़ार करेगा? वो उसी तंज़िया अंदाज में बोली। हाँ, अब वो खामोशी से ट्रायल का इंतज़ार करेगा, क्योंकि वो उसे जीत कर नौशरवान को बाइज्जत बरी करवा लेगा। अगर कोई ट्रायल हुआ भी तो क्यों? सैम को बुरा लगा। हुनैन भी हैरत से उसे देखने लगी।
मेरी बेगम से माजरत के साथ, मगर इसलिए कि वो ज़्यादा अच्छा वकील है। अब वो टांग पे टांग जमा कर पीछे होकर बैठा तो जुमर पैर पटक कर मुड़ी। मैं जो इतने नाख्वार हुई उसको भी इंसाफ दिलाया, मगर नहीं, इसी को हीरो बनना होता है आखिर में। और चंद कदम दूर गई, फिर रुकी, आंखों में चमक उभरी, लब मुस्कुराहट में ढले। वो वापस मुड़ी। थैंक यू फारिस, तुमने हर चीज़ इतने अच्छे से प्लान की, हर मसले का हल निकाल कर रखा। थैंक यू। इसके बदले अंदाज पे फारिस ने मशकूक अंदाज में आबरू उठाया। यू आर वेलकम। और तुम्हारी इस अनथक मेहनत को देखते हुए मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया। किस चीज़ के लिए? वो हनूस मशकूक था। सती को मारने के लिए। फिर बाकी सबको देखा। और तुमने नहीं बताया किसी को कि जब तुम उससे कैंडी में मिले तो तुमने उसको कितनी बुरी तरह से मारा था, और उसके मुंह पे वो जख्म भी तुमने ही दिया था। मगर खैर, तुम गुस्से में थे, माफ़ किया। चुड़ैल ना हो तो। वो खफी से उसे घूरता सीधा होकर बैठा। हुनैन, सैम और अब्बा एकदम से उसे देखने लगे, बेयकीन तफ्तीशी नज़रों से। चलो जी, सारी कारकर्दगी पे पानी फिर गया। तब तक जुमर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई थी। वो भी जाने को उठा। मामू, सैम ने सदमे और गुस्से से उसे देखा। हुनैन भी आस्तीन मोड़कर उठ खड़ी हुई। एक मिनट, ज़रा हमारी बात सुनने पहले। झूठ बोल रही है वो, अस्तगफिरुल्लाह। वो पेचो-ताप खाता, उनकी नज़रों से बचता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, इससे पहले कि मोर्च वाले की ये चुंडियाँ उसे नोच खाएं। अगली सुबह तक कोई खातिर ख्वाह वाक़या पेश न आया। किसी बड़े तूफ़ान से पहले का सुकूत सारे में छाया था। हाशिम और जवाहिरात हारून के साथ ऑफिस में बैठे आइंदा का लाए अमल तय कर रहे थे। नौशरवान अपने कमरे में मोबाइल बंद करके सर मुंह लपेटे पड़ा था। हाशिम ने उसे पेशकश की कि वो मुल्क से बाहर चला जाए, मगर वो राज़ी नहीं हुआ। मेरे दोस्त, मेरा सोशल सर्कल, वो सब समझेंगे कि मैंने ये किया है, कि मैं भाग गया हूँ। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। मुझे कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता। नुसरत मामूल के मुताबिक रेस्टोरेंट में थी। सैम और हना भी उधर आ गए थे। बाहर फारिस के पहरेदार मौजूद थे। शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर फैल रही थी, मगर इतनी तेज़ी से नहीं कि मीडिया वाले उनके घर आ पहुँचे। सो अभी सुकून था, सकूत था। फूडली एवर आफ्टर में ग्राहकों की आमद शुरू हो चुकी थी। नैन काउंटर से दूर कोने की मेज़ संभाले लैपटॉप खोले बैठी थी। मेज़ पे लीशा का की चैन रखा था और साथ में टूटी हुई मोर्च वाली तख्ती। एक नज़र उस तख्ती पर डालकर वो अब स्क्रीन को देखने लगी, फिर कुछ सोचकर खूबसूरत तख्तियों की सर्च करने लगी। बहुत से इमेज खुल गए, तस्वीर की बहुतायत। चंद एक को हना देखी गई, नित नई डिज़ाइन, रंग। दरमियान में एक कदावर आईने की तस्वीर भी नजर आ रही थी। उसने यूं ही उस पर क्लिक कर दिया। तस्वीर की जगह इस आईने की वेबसाइट खुल गई। हुनैन यूसुफ ने सुन रखा था कि स्नो वाइट की कहानी में एक जादुई आईना था जो मलका से बातें करता था। उसने जामे जम के मुतल्लिक भी सुन रखा था, जो बादशाह जमशेद को पूरी दुनिया दिखाता था, मगर उसे नहीं इल्म था कि गूगल ये खुलने वाली वेबसाइट उसके लिए भी एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल देगी। वो होम डेकोर की एक वेबसाइट थी, और जो सोफ़ा उसने खोल रखा था उसमें बताया जा रहा था कि छोटे से कमरे को कैसे सजाकर खूबसूरत बनाया जा सकता है, कैसे दुनिया भर के रंग और फूल उसमें भरे जाते हैं। शहद की वो मक्खी बेख्तियार आगे हुई और आंखों में खुशगवार तहैयर भरे इन रंगों को देखी गई, जो एक घर को सलीका, औगार और सजावट अता करते दिखाई दे रहे थे। वाओ! हर दूसरी तस्वीर पे उसके लबों से निकल रहा था। ऐसा ना था कि उसने अच्छे घर ना देखे थे। कोरियन और टर्किश ड्रामों के घर वो देखती आई थी, मगर उस नज़र से नहीं देखे थे। कैश काउंटर के साथ खड़ा फारिस जुनैद से कुछ पेपर्स लेकर देख रहा था, अकाउंट्स वगैरह का हिसाब। नुसरत मार्केट गई थी घर की माहाना ग्रोसरी लेने, और रेस्टोरेंट के मुलाजमिन ये फ़र्ज कर चुके थे कि आइंदा उनका नया बॉस वही होगा। शायद वो ये तय कर चुका था। दफातन रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला और एक जानी पहचानी महक उसके नथनों से टकराई। फारिस ने चौंक कर चेहरा उठाया और मुस्कुराती हुई इस तरफ चली आ रही थी। सफ़ेद लिबास, कोट पहने और बाल सुर्ख स्कार्फ में लपेटे, माथे से चंद सुर्ख लेटें निकाली, कोहनी पे डिज़ाइनिंग बैग अटकाए। वो एक मेज़ की कुर्सी खींच कर बैठी और बिल्ली जैसी आंखें दोबारा चिपका कर उसे देखा। फारिस ने भी इख्तियार दूर बैठी हन्ना को देखा। वो लैपटॉप में गुम थी। फिर वो उसके सामने आ बैठा। कैसी हैं आप? संजीदगी से पूछा, साथ में वो उसके चेहरे के तासुरात भी देख रहा था। नाराज़ हूँ, वो बच्चों के से खफा अंदाज में बोली। फारिस ने गहरी सांस भरी। तो यहाँ क्यों आई हैं? आपने कहा था मेरे पापा का नाम नहीं आएगा इस केस में, फिर सदी यूसुफ उनका नाम क्यों ले रहा है? मैंने कहा था उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हम ये केस नहीं जीत सकते, सो किसी का नाम आ भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता।
اور کچھ اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ وہ چند لمحے چپ رہی۔ آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر کیوں آئے؟ مجھے کہہ دیتے۔ کیا میں رکاوٹ ڈالتی؟ خاموشی سے چلی جاتی، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ سرمئی آنکھیں اس پہ جمی تھیں۔ کم از کم مجھے یہ تاثر تو نہ ملتا کہ جیسے میں آپ پہ مسلط تھی۔ میں تو صرف آپ کی مدد کر رہی تھی، یا شاید استعمال ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے۔ میں خیر، آپ ٹھیک ہیں؟ اب کے نرمی سے پوچھا۔ وہ مسکرائی، آنکھوں میں ہنوز اداسی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کبھی میں ایک فون کال کر کے آپ کو بلاؤں اور آپ چلے آئیں۔ مسز آبدار، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ 36 سال اور 6 فٹ 1 انچ کا مرد ہوں۔ میں اسی طرح بلانے پہ نہیں آیا کرتا۔ سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ پھر مسکرائی، آنکھیں نم ہوئیں۔ مجھے چیلنج نہ کریں، کیونکہ میں ایسا بہت کچھ کر سکتی ہوں جس کے بعد آپ دوڑے چلے آئیں گے۔ خیر، اس کے جواب سے پہلے سر چٹکا۔ مجھے مدد چاہیے آپ کی۔ وہ جو ناگواری سے کچھ کہنے لگا تھا، رک گیا۔